Good evening, class. Good evening, sir. Okay, class. बायोएथिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे. We were on this topic, बायोएथिक्स. सबको मेरी आवाज पहुंच रही होगी. और हमने ये डिस्कस किया था कि बायोएथिक्स कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिससे हम लोग बायोलॉजिकल वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं एक तरीके से. आई मीन रेगुलेट करते हैं और कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे रिगार्डिंग इट. और बायोएथिक्स के बाद बायो पेटेंट का एक टॉपिक है. बायो पेटेंट उस चीज, पेटेंट एक राइट है. A right given to an inventor, a right given to a discoverer. By which he can make use of his invention. इन्वेंशन को यूज करेगा.
नहीं यूज करेगा तो फिर कोई और उस इन्वेंशन को यूज नहीं कर पाएगा जब तक वो उससे परमिशन ना ले। दैट इज ऑल अबाउट बायो पेटेंट। पेटेंट तो किसी भी चीज पे लिया जा सकता है जो डिस्कवर की गई हो, लेकिन बायो पेटेंट फिर बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में लिया जाता है। जैसे कि ह्यूम्युलिन को बनाना, एली लिली अमेरिकन कंपनी ने जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का प्रोडक्शन शुरू किया ई कोलाई के अंदर, वो उसका पेटेंट ले सकती है और ले भी लिया डेफिनेटली। तो अब उस जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को कोई और नहीं बनाएगा, अगर बनाएगा तो उसको फिर उस कंपनी से, उस अमेरिकन कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी। मे बी उसको कुछ परमिशन लेने के लिए मॉनिटरी फाइनेंशियल कुछ डीलिंग्स हो सकती हैं, तो एनीथिंग कैन बी देयर। जैसे कॉपीराइट होता है किसी चीज का, वैसे ही यहाँ पे पेटेंट पे बात आती है। Patent is a right given to an inventor or discoverer to make use of his invention a right given to an inventor or a discoverer to make use of his invention or discovery and prevents others from doing the same। मतलब कि दूसरे नहीं यूज कर पाएंगे, other company, other people cannot do it. It is only the inventor or the discoverer which has the right to use his invention, because invention is unique, it is novel। Novel matlab new, anything which is new, which was not there in the world, something new, like production of insulin from genetically engineered E. coli was definitely a novel technique. It's a new technique. It was not there previously in the world. No company was doing it. No country, no people was doing it. कोई नहीं कर रहा था उसको। अच्छा, तो ये तो पेटेंट की एक डेफिनेशन हुई है ना। अब अगर मैं बायो पेटेंट कहता हूं, बायो पेटेंट इज गिवन in the field of biotechnology। बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में बायो पेटेंट दिया जाएगा। जैसे मैंने बताया, कोई रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, कोई रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट वगैरह, उस पर हम लोग बायो पेटेंट ले सकते हैं। So we write कि बायो पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर, किसके लिए ग्रांट करेंगे? जैसे अ सेल लाइन, कोई सेल लाइन वही, जैसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया तो उस ई कोलाई पे भी पेटेंट हो सकता है कि वैसा जेनेटिकली इंजीनियर्ड ई कोलाई और कोई नहीं यूज करेगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ
प्रोडक्ट, कोई डिफरेंट करे, सेल लाइन, सेल कल्चर, ऐसा भी कह सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जैसे कि ह्यूम्यूलिन, ठीक है। और कोई टेक्निक, कोई प्रोसेस, a process method, एंड इम्प्रूवमेंट इन अ प्रोसेस, अगर कोई इम्प्रूवमेंट करी उसका पेटेंट लिया जा सकता है। एटसेट्रा। तो इन चीजों के लिए बायो पेटेंट दिया जा सकता है। अब अगर कोई इस पेटेंट को इस प्रोसेस को नहीं माने और वो जिस कंपनी, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं एली लिली कंपनी की, इस कंपनी ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन ह्यूमुलिन को प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस करने के बाद इस पे पेटेंट ले लिया। पेटेंट लेने के बाद अब ये बना रही है इंसुलिन, लेकिन मान लो कोई दूसरी कंपनी है जो यही काम करती है, लेकिन इस अमेरिकन कंपनी एली लिली से परमिशन नहीं लेती है और चोरी छुपे बनाती है सपोज, तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे इसको हम पायरेसी बोलेंगे। और क्योंकि ये बायोटेक की फील्ड में होगा तो हम इसको बायोपायरेसी बोलेंगे। तो दिस इज बायोपायरेसी, जो एक नेक्स्ट टॉपिक हमारे आने वाला है। बायोपायरेसी use of bioresources by a multinational company without proper authorization from the country or people concerned without compensatory payment। वही बात हो गई ना, कोई कंपनी बायो रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रही है विदाउट परमिशन। मान लो कोई कंपनी किसी दूसरे कंट्री के बायो रिसोर्सेस
कर रही है विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन, विदाउट प्रॉपर कॉम्पनसेटरी पेमेंट, विदाउट टेकिंग। कोई कंपनी किसी दूसरी कंट्री के जिसमें बायो रिसोर्सेज बहुत अच्छे हों, लेकिन मे भी हो सकता है कि वो उन बायो रिसोर्सेज को यूटिलाइज ना कर पाती हो क्योंकि उनके पास फंड्स ना हो। एक डेवलपिंग नेशन हो, फंड्स की कमी होती है। लेकिन एक जो डेवलप्ड नेशन है, रिच नेशन है, लेकिन उसके पास बायो रिसोर्सेज नहीं है। तो ऐसा होता है कि एक डेवलप्ड और रिच नेशन हमेशा एक डेवलपिंग नेशन जिसके पास बायो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बेटर होते हैं, उनको वो एक्सप्लॉइट करती है क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं है उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करने के लिए, बिकॉज दे आर नॉट रिच एज दे वांटेड टू बी टू यूटिलाइज दोज रिसोर्सेज। तो ऐसा हो जाता है। इसके एग्जाम्पल से अच्छा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स से एक एग्जाम्पल है रिगार्डिंग इंडिया ही है ये। हमें ये तो पता ही है कि हमारे भारत में चावल की बहुत वैरायटीज हैं, राइस की। इंडिया हैज अबाउट 2 लाख varieties of rice. There are 27 documented varieties of rice in India. भारत में करीब documented varieties of बासमती in India. बासमती एक बहुत ही फ्लेवर्ड राइस होता है। और इसकी करीब 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज हैं जो भारत में ग्रो करती हैं। बहुत अच्छी बात है, इंडिया में ये राइस ग्रो करती है, लेकिन पॉइंट क्या है कि इस राइस को किसी कंट्री ने चुराने की कोशिश करी। वो कैसे, उसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इन 1997 an American company राइस टेक कंपनी का नाम है, TEC टेक, राइस टेक, got patent at US patent and trademark office. At US patent and trademark office 1997 की बात। इस पेटेंट के अकॉर्डिंग टू दिस पेटेंट the company could sell a variety of rice this
this variety of rice was prepared by crossing Indian basmati with semi-dwarf varieties. इस कंपनी ने जो पेटेंट लिया, इस पेटेंट के अकॉर्डिंग the company is able to sell a variety of rice in and abroad. यूएस के अंदर और यूएस के बाहर ये कंपनी एक चावल को एक वैरायटी ऑफ राइस को बेच सकती थी, लेकिन द आयरनी इज दिस कि इस चावल के अंदर, इस राइस के अंदर जो जीनोम लगा हुआ था वो इंडियन बासमती का था। इंडियन बासमती इंडियन राइस है, उसका जीनोम कोई पेटेंट नहीं करवा सकता इंडिया के अलावा। इंडियन कंपनीज, इंडियन गवर्नमेंट ही बस उसको पेटेंट कर सकती है, उस पर पेटेंट ले पाएगी, कोई और कंट्री उस पर पेटेंट नहीं ले सकती क्योंकि वो इंडियन बायो रिसोर्सेज है। लेकिन इस अमेरिकन कंपनी ने इस बायो रिसोर्सेज की पायरेसी करी, इसको चुराया। और तरीका क्या था कि उसने अपने किसी राइस के साथ इसको क्रॉस करा दिया ताकि उसकी प्रोजनी में वो आ जाएगा, तो फिर सेफ हो जाएगा ये जीनोम अमेरिकन कंपनी के पास, और फिर वो ऐसा ही कोई राइस बासमती जो है अपनी कंट्री में भी ग्रो कर पाएंगे। लेकिन हो सकता है उसका नाम वो वो राइस का एक नाम दे सकते हैं और अपनी कंट्री में ग्रो कर पाएंगे और बेच भी पाएंगे। इंडियन बासमती पे सिर्फ इंडियंस का अधिकार है, इंडिया कंट्री का अधिकार है, और वही उसको बेच सकते हैं और कोई नहीं बेच सकता। लेकिन इस अमेरिकन कंपनी ने इस जीनोम की पायरेसी करके हमारे चावल को बेचने की कोशिश करी। अगर वो ऐसा करती तो फिर हम नहीं उसको प्रॉपरली कहीं बेच पाते, अपने राइस को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते आप, अगर उस पर पेटेंट कोई और कंपनी ले जाती तो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया, फिर उसका एक्सपोर्ट रिड्यूस हो जाता तो काफी लॉस होगा इकोनॉमी। So this is one of the example. This company, RiceTech, tried to patent the genome of Indian basmati. A case was being filed against this company, RiceTech, and we won the case. So Indian basmati is India's only. चावल भारत का ही है बासमती। ऐसे और भी अटेम्प्ट्स कुछ कंपनीज ने करे हैं। Similar attempts have been made to patent use products of Indian herbal medicines. Indian herbal medicines like neem and turmeric. तो हल्दी और नीम के ऊपर भी पेटेंट लेने की पूरी कोशिश कुछ और अमेरिकन कंपनीज, जर्मन कंपनीज की रही है, और ये मेडिसिन्स इंडिया की हैं बिकॉज ये इंडियन हर्बल मेडिसिन्स यूज होती हैं इंडिया में।
एक अटेम्प्ट और है। एक प्रोटीन है, एक बहुत मीठी प्रोटीन, ब्राजीन। ब्राजीन इज अ स्वीट प्रोटीन, मीठी प्रोटीन है ये। obtained from African plant. पेंटाडिप्लैंड्रा ब्राजियाना। ब्राजीन एक मीठी प्रोटीन है। Sweet than sugar. ये वही है जो एस्पार्टन वगैरह बनाने का मतलब। नहीं, ये वो नहीं। नॉन कैलोरिक, नॉन फैटनिंग, स्वीटनर। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काफी अच्छा यूज हो सकता था इसका। ब्राजीन प्रोटीन लेकिन अफ्रीकन प्लांट से मिलती है। अब एक अमेरिकन कंपनी ने इसको पायरेट करने की कोशिश करी है। अमेरिकन कंपनी ने इस ब्राजीन के जीन को मेज प्लांट में लगाया। एक अमेरिकन कंपनी ने इस जीन को आइसोलेट किया, सीक्वेंस किया और इसको पेटेंट करा लिया और इंट्रोड्यूस कर दिया मेज में। जबकि ये प्लांट नेटिव कहां का हुआ? अफ्रीका का। तो अफ्रीकन प्लांट के जीनोम को फिर से चुराया गया इस प्रोटीन के लिए ब्राजीन बाय अमेरिकन कंपनी। तो ये कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, इन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। But this is what happens when a developed nation, which is poor in biodiversity, could exploit a nation which is rich in biodiversity but
may not be rich enough on financial basis to make use of his bioresources in a right way. Indian Parliament has recently cleared the second amendment Indian Parliament has recently cleared the second amendment of the Indian Patents Bill. इंडियन पेटेंट्स बिल एक पास हुआ था इंडियन पार्लियामेंट में, which takes such issues into consideration. What issues we are talking about? कौन से इश्यूज की बात कर रहे हैं? बच्चों, कौन से इश्यूज की बात कर रहे हैं? बायोपायरेसी। ये देखती है, इंडियन पेटेंट्स बिल देखता है कि किस किसने क्या क्या चुराया है, और चुराया है तो फिर केस किया जाए। जैसे अमेरिका ने हमारा चावल चुराया तो हमने उस पर केस किया और हम केस जीत गए, बासमती हमारा ही है। और ऐसे ही नीम और टर्मरिक भी चुराने की कोशिश करी, हल्दी नीम को भी चुराया इन्होंने, हमने केस किया इनके ऊपर, वो केसेस भी हम जीत गए। वरना फिर हमें हल्दी जो है वो बाहर की कंट्री से खरीद के लगानी पड़ती, यूज करनी पड़ती, जबकि हमारी कंट्री की है हल्दी, हमारी कंट्री का नीम, है ना। तो जो चीज कंट्री की है वो कंट्री के पास ही रहे तो बेहतर है। सर तो हमारे कंट्री में जब हो रहा है तो बाहर से क्यों खरीदना पड़ेगा? अगर मान लेते वो पेटेंट करवा लिया तो? वो पेटेंट जब करवा लिया है तो उसका जो यूज है वो फिर उस पर पेटेंट हो गया ना, फिर आपकी कंट्री की तो कंपनियां बना नहीं पाएंगी उसको। जो आपकी कंट्री के अंदर वीको वज्रदंती जो टूथपेस्ट बन रहा है, अगर उसका पेटेंट कोई और कंपनी ले जाती है बाहर की, तो फिर वो टूथपेस्ट बनाएगी, तो फिर भारत में तो वीको काम नहीं करेगी ना, फिर तो आपको बाहर से ही खरीदना पड़ेगा। समझे शिवम भारद्वाज? यस। तो इसलिए है। आजकल एक टर्म फेमस हुआ है, बायो वॉर, लोगों ने सुना भी हो। काफी डेंजरस वॉर है बायो वॉर, और इसमें हमें किसी कंट्री के ऊपर कोई मिसाइल नहीं दागनी है, कोई बम नहीं फेंकना है, गोली नहीं चलानी।
इसमें क्या करना है, उस कंट्री में बस एक डिजीज स्प्रेड करानी है जिससे उस कंट्री के पीपल्स को अफेक्ट हो, मरेंगे, इकोनॉमी पे अफेक्ट पड़ेगा, ये चीज करनी है। इसको हम कहते हैं बायो वॉर। तो बायो वॉर को करने के लिए क्या चाहिए हमें, व्हाट डू वी रिक्वायर? तो बायो वॉर के लिए आपको चाहिए होता है एक बायो वेपन। बायो वेपन में होता है बायो वेपन एजेंट, एक कैरियर और एक डिलीवरी सिस्टम। एजेंट, एक एजेंट जो डिजीज कॉज करेगा, जिसको पैथोजन कह सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, सभी ने सुना हुआ, बैसिलस एंथ्रासिस है ना, एंथ्रैक्स कॉज करता है। निजीरिया मेनिंजाइटिस और वायरसेस, कुछ भी हो सकता है एजेंट। कैरियर कुछ भी हो सकता है, कोई लिफाफा ही हो सकता है, चिट्ठी का लिफाफा, चिट्ठी जिसमें भेजते हैं, उसमें उसके थ्रू भी डिजीज किसी कंट्री में फैलाई जा सकती है, चिट्ठियों के थ्रू। बैक्टीरिया के स्पोर्स स्प्रेड किए जा सकते हैं एनवायरमेंट में। रणअंकुर, क्या प्रॉब्लम आई थी? मैंने मैसेज तुम्हारा अभी देखा है, ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। सर जो लिंक से ही मैं ज्वाइन कर पाता हूँ, डायरेक्टली एमएस टीम के थ्रू नहीं ज्वाइन कर पा रहा। ऐसा क्यों? पता नहीं, और मैसेज भी नहीं कर पा रहा एमएस पे। एमएस टीम्स पे हो तुम रणअंकुर? हो ना, तो सामने तो Yes. हो, जब टेलीग्राम ग्रुप पे भी हो। यस सर। अच्छा, एमएस टीम पे मैसेज नहीं कर पाते हो? नहीं, एमएस टीम पे मैसेज नहीं कर पाता, और अगर क्लास चल रही है और क्लास की अगर लिंक शेयर नहीं है ग्रुप में तो फिर क्लास ज्वाइन नहीं कर पाता थ्रू एमएस के थ्रू। ठीक है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दो। ओके सर, ये अभी मेरे साथ भी हुआ था। जिसके साथ कोई टेक्निकल इशू होता हो, टेक्निकल इशू इस से रिलेटेड से मतलब ये है कि जैसे मान लो कि ग्रुप में तुम नहीं, ग्रुप से गायब हो जाते हो या निकाल दिए जाते हो, या एमएस टीम्स में
नहीं हो, कहीं आउट हो गए हो, ठीक है ना, या लिंक तुम्हें रिसीव नहीं हो रहा है, तो उसका एक मैसेज मेरे को आप पुट कर सकते हो ऑन दी टेलीग्राम, ठीक है। कोई भी है अगर तो आप ये कर सकते हो। मैसेजेस थोड़े से लेट रिसीव होते हैं एक्चुअली ना। अब जैसे कुछ बच्चों ने डाउट पूछे थे तो मेरे पास अब रिसीव हुए, थोड़ा सा ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू तो होता ही है, थोड़ा लेट हो जाता है, बट कोई नहीं, रिसीव लेकिन हो जाता है। जैसे हो गया तो मैंने अब राना से पूछ लिया, तो आपके साथ अगर किसी के साथ भी हो तो यू कैन गिव मी अ जनरल मैसेज ऑन टेलीग्राम, आई विल फॉरवर्ड इट टू द एडमिन डिपार्टमेंट। Ankur, but I didn't get your question actually. Sir, in botany we were taught that to bring green revolution, Mexican varieties of wheat were mutated and then they were made into Indian varieties. So that time many patent issues were not there. Dear, it was there, and we must have given certain compensation to the Mexican people for it. Definitely, we would have done it. होगा इंटरनली, अब पता नहीं हमें, बट ऐसा होगा। विदाउट द परमिशन वी कांट डू इट। Okay, sir. मान लो अंकुर पल, अगर हमें ऑस्ट्रेलिया से कंगारू लाना हो तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना यार, अपना टाइगर देना पड़ेगा या तो उन्हें कि ठीक है तो मेरा टाइगर लो और अपना कंगारू दे दो, नहीं पल? Yes, sir. कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुशाग्र, यू आर राइट, you are right, correct. This is the only mode by which it can be spread. Sishan, you are also right. हो सकता है अगर अपनी कंट्री में लीकेज हो जाए बनाते हुए कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, तो अपनी कंट्री भी इफेक्ट हो सकती है। लीकेज समझ गए होगे तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तुम दोनों को समझ में आ गया, जिशान एंड कुशाग्र? करेक्ट। यही चीज अब ज्यादा होने की कोशिश है। बायो वॉर और भी डेंजरस होती है। देख ही रहे हो तुम, मैं अपने घर में बैठा हूं, तुम अपने घर में बैठे हो। देखो, चैप्टर तो हो गया खत्म।
सर जीन थेरेपी एक बार थोड़ा समझा दीजिए। ओके, जीन थेरेपी आपने पढ़ने की कोशिश करी? आपने क्या पढ़ा जीन थेरेपी में? सर एनसीईआरटी से पढ़ी थी। हाँ, क्या पढ़ा बताओ। सर उन्होंने बताया था कि जैसे कोई जेनेटिक डिफेक्ट वगैरह होता है चाइल्ड वगैरह में, तो हम उसको सही कर सकते हैं, मतलब उसका जीन सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज करके। इस टाइप का एक बेसिक आइडिया उसमें दिया हुआ था बस। बेसिक आइडिया नहीं, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है उसको। मैं ये पूछ रहा था कि जीन थेरेपी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन थेरेपी? बताओ। तो ये चीज तो नहीं पता। जीन थेरेपी का मतलब होता है कि हम जेनेटिक डिफेक्ट को क्योर करेंगे, और हम उसे क्योर कब कर सकते हैं? जन्म से पहले या जन्म के बाद? पहले हम मतलब दोनों हाँ समय कर सकते हैं। बर्थ से पहले भी कर सकते हैं, बर्थ के बाद भी कर बट ठीक सर है? ज्यादा अच्छे चांसेस हमारे पहले के होंगे ना। हाँ, पहले का। और हम लोग करते क्या है इसमें, आप म्यूट कर लो अपने आप। हम इसमें ये करते हैं कि हम जो जीन खराब होता है उसको बाहर तो हम नहीं निकालते सेल से, वो तो वहीं रहता है, लेकिन हम एक फंक्शनल जीन और पुट करते हैं इनटू द कंसर्न सेल। जैसे कि जीन थेरेपी का जो तुम्हारा एग्जाम्पल दे रखा है, वो दे रखा है 4 साल की एक लड़की थी 1990 में, तुम देख रहे होगे तुम्हारे सामने लिखा होगा। 4 साल की बच्ची को 1990 में जीन थेरेपी दी गई थी। वो सफर कर रही थी एक डेफिशिएंसी, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नाम की डेफिशिएंसी से वो बेचारी ग्रसित थी। आई मीन उसको वो डिजीज थी क्योंकि जीन खराब था उस एंजाइम का। और डेफिशिएंसी की वजह से उस बेचारी में एक बीमारी हो गई थी। कौन सी? स्किड, SCID। और ये जो डिजीज होती है सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, ये डिजीज में बी सेल्स और टी सेल्स मैच्योर नहीं हो पाते हैं, तो फिर बच्चे के अंदर कोई भी इंफेक्शन बहुत जल्दी लग जाता है। बहुत जल्दी लग जाता है इन्फेक्शन, और बहुत सेंसिटिव होते हैं ऐसे बच्चे। इनको अस्पताल में स्पेशल चैम्बर्स में रखा जाता है, इनके कमरे अलग होते हैं, क्योंकि ये किसी भी वायरस और किसी भी बैक्टीरिया के प्रति बहुत हाई सेंसिटिविटी को शो करते हैं। क्योंकि ये एंजाइम एडेनोसिन डीएमिनेज लिम्फोसाइट्स के प्रोलिफरेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, उनके मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। अब ये एंजाइम नहीं होता तो फिर बी सेल टी सेल नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे मतलब मैच्योर नहीं होंगे, प्रोलिफरेट भी नहीं कर पाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे प्रॉपरली। तो फिर ट्रीटमेंट करें कैसे? करने का एक तरीका ये हो सकता है, बोन मैरो में ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं, क्योंकि बी सेल टी सेल बनेंगे तो बोन मैरो से। और एक करने का एक तरीका ये होता है कि एंजाइम दे दिया जाए, जो एडीए एंजाइम है उसका इंजेक्शन दे दिया जाए। लेकिन बात यह है कि जो आपने एंजाइम दिया है वो कितने दिन तक काम करेगा? वो तो कुछ दिन तक काम करेगा, फिर से आपको एंजाइम का इंजेक्शन देना पड़ेगा, मतलब परमानेंट क्योर तो नहीं हो पाया। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी बर्थ के बाद इस केस में थोड़ा सक्सेसफुल इतना हुआ नहीं है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी जन्म के बाद इतना
सक्सेसफुल नहीं हुआ है जीन थेरेपी के इसमें एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी के केस में। एक तीसरा तरीका जो जीन थेरेपी का होता है वो ये होता है कि लिम्फोसाइट्स को हम बॉडी से बाहर निकालते हैं पेशेंट के और उसको एडीए का जीन देते हैं। एडीए का जीन देंगे। सुन रहे हो धनंजय मेरी बात? यस सर, हाँ मैं सुन रहा हूँ। तो एडीए का जीन तुम कैसे दोगे? एडीए सीडीएनए दोगे तुम रेट्रोवायरस की मदद से लिम्फोसाइट्स को, और जब लिम्फोसाइट्स में वो जीन चला जाए तब तुम इन लिम्फोसाइट्स को वापस कर दोगे पेशेंट को। लेकिन पॉइंट ये है कि ये भी परमानेंट क्योर तो है नहीं। क्यों? क्योंकि इन लिम्फोसाइट्स का भी तो एक लाइफ स्पैन होगा ना, ये कोई अमर अजर तो है नहीं। यस सर। तो फिर इन लिम्फोसाइट्स कौन से? जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स को बार बार तुम्हें पेशेंट को देना पड़ेगा। कुछ दिन बाद फिर वो अस्पताल में जैसे एक जगह बन गई कि हाँ जी पेशेंट आएगा, 5वां दिन है आज, 6ठा दिन है, आएगा, फिर से इंजेक्शन लेगा सेल के, फिर 4-5 फिर कुछ दिन बाद जाएगा, फिर आएगा। तो मतलब उसका चक्कर लगता रहेगा। जैसे ल्यूकीमिया के केस में होता है, भाई ब्लड कैंसर होता है तो पर्टिकुलर डेज के बाद कीमोथेरेपी चलती रहती है। वी हैव पेशेंट हैज टू गो टेक कीमोथेरेपी, then come back to home, do his work, then again go to hospital, take chemotherapy, again come back to home. This is a regular practice the patient has to do, and that is also not complete cure because you never know, lymphocytes जिंदगी ज्यादा नहीं होगी। तो परमानेंट क्योर क्या है? एनसीईआरटी में लिखा है ना धनंजय? लिखा है ना? बताओ क्या लिखा है? कहाँ? उन्होंने तो ये कहा है कि हम उसके अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ऐसे सेल्स दे दें उसको जो एडीए को प्रोड्यूस करते हो, वो परमानेंट क्योर हो सकती है। बोन मैरो सेल्स में दे दें ऐसे एंजाइम क्रिएटिंग सेल्स को, जितना मुझे समझ में आ रहा है इसको। बिल्कुल सही समझ में आ रहा है तुम्हें कि परमानेंट क्योर हो सकता है, लेकिन वो ये हो सकता है कि जो जीन आप बर्थ के बाद लिम्फोसाइट्स को देने की कोशिश कर रहे थे और लिम्फोसाइट्स को फिर पेशेंट को वापस कर रहे थे, वो जीन अगर आप अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसके बोन मैरो सेल्स को या स्टेम सेल्स को दे देते हैं, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में करना पड़ेगा ये, तब परमानेंट क्योर हो सकता है। समझे कुछ? सर तो इतना ही हमने भी लिखा था, मेंशन किया था। इसमें 2 क्वेश्चन आए हैं अभी तक। पहला क्वेश्चन, कि पहला केस जीन थेरेपी का जो दिया गया उसमें डेफिशिएंसी किस चीज की थी? और दूसरा क्वेश्चन कि जो लिम्फोसाइट्स पेशेंट से गैदर किए थे और उनको जो एडीए सीडीएनए दिया गया उसके लिए वेक्टर कौन सा यूज किया? उन्होंने तो रेट्रोवायरस लिखा है एनसीईआरटी में। तो लिखा है बस वही है। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे जो हम बीटी जो बैसिलस थ्रूजिनेसिस प्लांट्स यूज करते हैं
वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, मतलब, और उसके लिए इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मतलब लास्ट टाइम पे समझाया तो था, तो कहाँ हाँ, मतलब सर समझा था, मतलब फिर भी एक और क्या सानिया सोनी, मैंने क्या समझाया था लास्ट टाइम पे जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है धनंजय ने, क्या समझाया था सब? सर मैं ह्यूमन से रिलेटेड नहीं, इंसेक्ट्स से रिलेटेड पूछ रहा हूँ कि इंसेक्ट्स की इकोलॉजी के लिए कैसे हार्मफुल हो सकता है। ह्यूमंस का तो मालूम है कि वो जीन हमारे अंदर चला जाएगा, इस चक्कर में दिक्कत होगी। ओके, तुम ये नोट कर रहे हो जो मैं लिख रहा हूँ? मैं आपको बताता हूँ। कुछ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स मैंने लिखी हैं, जो मैंने लास्ट टाइम पे भी कुछ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स लिखी थी। वैसे हमने पढ़ा हुआ है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, हमने पढ़ा अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन जो रोजी के मिल्क में मिलता है। हमने 12 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स पढ़ी जो इंडिया में मार्केट होती हैं। तुम्हें याद होगा, स्टेप्टोकाइनेज, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, फैक्टर 8, एफएसएच, ग्रोथ हार्मोन, इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स, पढ़े थे ना? तो उन 12 के अलावा कुछ मैंने 2-4 और लिखे। जैसे मैंने पहले लिखा है OKT3। OKT3 एक एंटीबॉडी है। OKT3 is an antibody that is used in reversal of kidney transplantation rejection। मतलब कि अगर मैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहीं हो रहा है, if kidney transplantation is being performed, तो उसके रिजेक्शन को रिवर्स करने के लिए, रिजेक्शन को रिवर्स करूंगा मतलब मैं किडनी को एक्सेप्ट करवाऊंगा, इजंट इट? सही कह रहा हूं? रिजेक्शन को रिवर्स करना है, इसका मीनिंग किडनी को एक्सेप्ट कराना है। रिजेक्शन को रिवर्स करना है, किडनी को एक्सेप्ट कराना है। तो ये एक एंटीबॉडी का इस्तेमाल हो रहा है जो रिवर्सल को जो रिजेक्शन को रिवर्स करे। रिजेक्शन को रिवर्स मतलब organ should be accepted by the host। रियो प्रो हमने लिखा है, that is to prevent blood clot formation। क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देता। जैसे स्टेप्टोकाइनेज पढ़ा था, वो भी यही करता है। एस्पाराजिनेज कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए याद कर सकते हैं। डीएनएज सिस्टिक फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, ये डिजीज आप जेनेटिक्स में पढ़ लेते हो। फैक्टर 8 आप पढ़ चुके हो हीमोफीलिया ए के लिए। फैक्टर 9 आप जानते हो हीमोफीलिया बी के लिए। एक और लिखा है पीडीजीएफ, प्लेटलेट डिराइव्ड
ग्रोथ फैक्टर, स्टिमुलेट्स वुंड हीलिंग, चोट को हील करने के लिए यूज होता है। ठीक है, मतलब थोड़ा याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ, तो धनंजय, तुम्हारा जो सवाल था वो मैं उसका बता रहा हूं तुम्हें। पॉइंट ये है डियर कि जैसे तुम ये सोचो कि अब अगर मैं हनी बी की बात करूं तो हनी बी जो है वो पॉलन ग्रेन को कैरी करती है, और हनी बी जो है वो पॉलन ग्रेन को थोड़ा कंज्यूम भी करती है फॉर मेकिंग वैक्स। वैक्स में एक थोड़ा सा कंपोनेंट यूज होता है पॉलन ग्रेन का। या सपोज कोई भी इंसेक्ट है, अगर वो पॉलन ग्रेन का कुछ हिस्सा कंज्यूम भी करता है, खाता भी है, तो आप ये सोचो कि वो पहले जैसा पॉलन नहीं रहा। वो पॉलन ग्रेन चेंज हो गया। क्यों? वो ट्रांसजेनिक हो गया, उस पॉलन ग्रेन में चेंज हो गया। वो ट्रांसजेनिक है, उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोटीन है। वो प्रोटीन किसी मनुष्य के लिए एलर्जिक हो सकती है, तो क्या किसी इंसेक्ट को हार्म नहीं कर सकती? उसमें रिएक्शन नहीं कर सकती? कर सकती है सर। तो बस ऐसे इफेक्ट हो सकते हैं। ओके सर। अच्छा, यू नो कि राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, अंकुरपल? Yes, sir. And you must be knowing कि for nitrogen fixation rhizobium has got a gene called NIF gene. सुना है ये नाम? Well, have you heard this name? NIF हाँ gene. सर, सुनना है शायद लास्ट ईयर। ओके, तो ये जीन जो है वो कुछ प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और अब वो प्लांट्स जो हैं those will be fixing nitrogen like rhizobium bacteria. Okay, so this will help in plants growth. I thought you must be knowing it. Rhizobium का नाम तो सभी जानते होते हैं, उसका निफ जीन भी जानते हो तुम लोग यार। अगर वही याद रखने वाली बात है, मेरे हिसाब से पढ़ा होता सर 11th में था। 11th में।
हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स का एक पॉइंट पढ़ाया था ना स्टार्टिंग में चैप्टर के, दैट रिड्यूसेस द मैनुअल लेबर वाला एक पॉइंट लिखवाया था। हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट तुम्हें याद होगा, ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट प्लांट बताया था। ग्लाइफोसेट इज द नेम ऑफ अ हर्बिसाइड। या हम राउंड अप रेडी क्रॉप्स कहते हैं इनको। राउंड अप इज द कमर्शियल नेम ऑफ ग्लाइफोसेट, वन ऑफ द कमर्शियल नेम्स। ग्लाइफोसेट जो है वो एक हर्बिसाइड है। वो हर्बिसाइड जो है वो हर्ब्स को मारेगा, अनवांटेड प्लांट्स को मारेगा। कैसे मारेगा अनवांटेड प्लांट्स को? मैं उसकी एक लाइन लिख पा रहा हूं, एडिशनल पॉइंट। ग्लाइफोसेट हर्ब्स को या वीड्स को कैसे किल करता है? ग्लाइफोसेट एरोमेटिक अमीनो एसिड्स को की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जिससे प्लांट्स किल हो जाते हैं। लेकिन हमारी क्रॉप को ग्लाइफोसेट से कुछ नहीं होगा। क्यों? बिकॉज वी हैव मेड द क्रॉप ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट। अगर हम अपनी क्रॉप को ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट ना बनाते तो हमारी क्रॉप भी डैमेज होती। तो हमने क्रॉप्स को हर्बिसाइड टॉलरेंट बनाया ताकि हमारी क्रॉप डैमेज ना हो और प्लस हमारा मैनुअल लेबर भी कम हो। मैनुअल लेबर शुड बी लेस। समझ रहे हैं? पोटैटो हमने बनाया है विद हाई प्रोटीन कंटेंट।
कुछ प्लांट्स को हम लोग वैक्सीन्स को डिलीवर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ प्लांट्स को। जैसे जो वैक्सीन हम लोग ओरल लेते हैं ना, तो ओरल हम लोग वैक्सीन जैसे ओपीवी लेते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। इंडिया में तो खैर अभी रिसर्चेस नहीं है इतनी। मैं एक बात कर रहा हूं कि सम प्लांट्स कैन बी यूज टू डिलीवर वैक्सीन्स ऑल्सो इन द बॉडी। जैसे कुछ प्लांट्स हैं, कॉर्न, कैरेट्स, बनाना, एटसेट्रा। मतलब एक सिंपल पॉइंट है कि वैक्सीन भी, जैसे डीएनए वैक्सीन्स आपने पढ़ा था कि डीएनए वैक्सीन्स कैन बी डिलीवर्ड बाय जस्ट इंजेक्टिंग। थर्ड जनरेशन वैक्सीन तुम लोग पढ़ रहे थे, उसमें प्लांट्स का इस्तेमाल, ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैन बी यूज्ड। तुम सब ने पीसीआर पढ़ा, तुम सब ने पीसीआर पढ़ा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर और जीन क्लोनिंग, ये दो टर्म्स आते हैं। जीन क्लोनिंग में हम लोग जीन को ही मल्टीप्लाई करा रहे हैं, लेकिन वो इन वीवो भी होता है। जीन क्लोनिंग इज इन विट्रो एंड इन वीवो। Whereas PCR is in vitro only. क्या होता है कि सीधी सी बात है कि जीन क्लोनिंग का मतलब क्या है? आपने जीन ऑब्टेन किया, प्लाज्मिड में लगाया, ट्रांसफॉर्म किया किसी होस्ट ने, होस्ट मल्टीप्लाई किया और आपका जीन मल्टीप्लाई हो गया। उसको आप जीन क्लोनिंग कहते हो। तो जब आपने प्लाज्मिड को ओपन किया, जीन को पुट किया, तो दैट वाज रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन। तो वो चीज तो इन विट्रो ही होगी। रिकॉम्बिनेंट जीन तो आप इन विट्रो ही बनाओगे। फिर उस इन रिकॉम्बिनेंट जीन को आप जब इंट्रोड्यूस करोगे इनटू दी किसी सेल, होस्ट सेल, तो जब वहां जाकर के वो मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज कॉल्ड इन वीवो। दोनों बातें हो गई फिर तो, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन इन विट्रो एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन, दैट इज इन वीवो। क्योंकि होस्ट के अंदर तो इन वीवो ही होगा सब कुछ। तो जीन आपका मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन होस्ट में कर रहा है, और जैसे जैसे होस्ट मल्टीप्लाई कर रहा है, आपका जीन भी मल्टीप्लाई कर रहा है। दैट इज इन वीवो। लेकिन पीसीआर जो है, लेकिन जो पीसीआर है इन विट्रो ओनली। अंकुर, पर टॉपिक हो चुका है क्या? आई डोंट नो। Yes, sir. पीसीआर एंड जीन क्लोनिंग के डिफरेंसेस डन। Yes, sir. ओके, आई वाजंट नोइंग इट।
then we are writing vectorless gene transfer, and we have done micro injection and gene gun. लेकिन मैं कुछ एक दो और बता. Let's suppose I'm telling you electroporation. इलेक्ट्रोपोरेशन. इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है कि जैसे हम लोग हीट शॉक दे रहे थे टू डिलीवर द डिजायर्ड जीन इनटू द सेल, यहां पे हम हीट शॉक नहीं दे रहे, यहां हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं. तो हीट शॉक की जगह वी आर गिविंग इलेक्ट्रिक शॉक which will allow the entry of DNA into the host cell. Electric field of high intensity short duration is applied, which creates transient pores through which DNA can enter. Okay, तो जैसे heat shock was destabilizing the cell membrane and causing certain pores जिससे DNA enter कर रहा था, वैसे ही we are giving certain electric shocks जिससे again DNA will enter inside the host cell, और ये जो pores होंगे वो transient हैं. Transient मतलब for short duration, थोड़ी देर के लिए बनेंगे, फिर उतनी देर के लिए बनेंगे जितनी देर में डीएनए बस जा पाए. अगर गया तो ठीक, नहीं गया तो फिर कुछ नहीं, फिर सेल खाली पड़ा हुआ. तो अगेन ये हिट एंड ट्रायल. नेक्स्ट इज केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर. केमिकल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज, तुम लोगों ने ये केमिकल वहां पढ़ा हुआ है इन टिश्यू कल्चर, and you know this chemical that is polyethylene glycol. I hope you all remember it. तुम लोग पोमैटो बनाते हो, दो सेल्स को आपस में फ्यूज करके, you fuse tissue culture में two cells together with the help of this PEG, polyethylene glycol. तो यहां पे जो भी हमारे पास डीएनए है, सपोज ये डीएनए है, और इसमें हमने केमिकल ले लिया है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल पीईजी, और ये पीईजी क्या करता है, बिल्कुल वही काम जैसे कैल्शियम करता है. कैल्शियम का वर्क क्या पड़ा था,
पी सेल मेम्ब्रेन पे जाकर के अटैच होता है और कैल्शियम की तरह इट अटैचेस डीएनए टू द सेल मेम्ब्रेन। दिस इज पीजी। तो पीजी अब हम फिर इसको हीट शॉक देते हैं तो डीएनए कैन एंटर इनटू द सेल। डीएनए कैन एंटर इनटू द सेल with the help of PEG. PEG will attach the DNA onto the cell surface, and as soon you give the heat shock, the DNA can enter inside the cell. तो जैसे कैल्शियम कर रहा था कि कैल्शियम was attaching DNA on the cell, and then when you gave the heat shock, DNA entered inside the cell. जैसे हमने ऐसे करा था यूजिंग कैल्शियम, वैसे ही हम पीजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज ऑफ कैटायनिक लिपोसोम्स। लिपोसोम्स क्या होते हैं? लिपोसोम्स जो होते हैं दे आर स्फेरिकल masses of lipid bilayer. Spherical masses of lipid bilayer, जैसे सेल मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर की बनी हुई, बिल्कुल वैसे ये स्फेरिकल मास है और इसमें आपने क्या किया है, इसमें हमने कैटायंस यूज करे। कैटायंस जैसे कैल्शियम हो सकता है और प्लस मान लो आपके पास डीएनए है, सपोज यू हैव डीएनए, these are DNA fragments, और जब ये मिक्स हुआ तो इस टाइप से कैटायनिक लिपोसोम्स बन गए। प्लस प्लस का मतलब है कि कैटायन है, ठीक है। और फिर आपने इसको दे दिया टू अ लिपोसोम, तो आपके पास जो एक स्ट्रक्चर बन के आया वो ये आया कि ये एक लिपिड बायलेयर जैसे सेल मेम्ब्रेन होता है बिल्कुल वैसे ही एक लिपिड बायलेयर, उसके अंदर ये आपका डीएनए है। डीएनए एंड दी कैटायंस कैल्शियम, ये प्लस प्लस लगा रहा हूं, प्लस प्लस का मतलब कैटायंस। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, इसको लिपोसोम कह रहे हो।
और अब इसे छोड़ दो सेल के ऊपर, और ये सेल में डीएनए पहुंचाएगा। ये लिपोसोम अटैच हो गया सेल मेम्ब्रेन से, और it will deliver the DNA into the host cell। और कैटायन कैल्शियम तो हेल्प करेगा ही करेगा इस चीज की, और लिपिड इसलिए हेल्प कर देगा बिकॉज लिपिड बायलेयर विल बी dissolving with the cell membrane because it is lipid bilayer only, phospholipid bilayer, and DNA can enter into the host cell। तो ये कुछ मैंने 2-3 पॉइंट्स, जैसे माइक्रो इंजेक्शन और जीन गन तो सभी ने पढ़ा हुआ था, लेकिन ये 3 मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी ये ऑप्शंस में होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोपोरेशन, लिपोसोम्स, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल पे तो नीट पे क्वेश्चन आया हुआ है कि केमिकल यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजीज पीईजी। वैसे याद इसलिए भी रहता है क्योंकि ये प्लांट टिश्यू कल्चर में तुम लोग पढ़ते हो, तो दिस थिंग रिमेन्स इन योर माइंड एक्चुअली, तो तुम लोग कर लेते हो आंसर, लेकिन फिर भी यू शुड नो अबाउट पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अपूर्वा, तुम्हारा कोई डाउट है? तुम्हारा कोई डाउट था मुझे बता दो। अपूर्वा, क्या देखना है? सेकंड पॉइंट सर। क्लोज इन ब्रीडिंग का मतलब अंकुरपल वही है कि इमीडिएट बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस कुछ, दैट इज क्लोज इन ब्रीडिंग। इमीडिएट आसपास इन दी पेडिग्री। Immediate cousin interbreeding also। Elite bull, excited bull, disease resistant excited bull, healthy।
टेलर मेड प्लांट्स, यही जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स। टेलर मेड प्लांट is genetically engineered. Tailoring, what is tailoring? To stitch, to make recombinant, make transgenic. अपूर्वा, कोई डाउट है तो पूछो। मेरे पास सेल नहीं है, मोबाइल नहीं है सामने, आई डोंट हैव इट राइट नाउ। Unmute yourself and ask. सर जो टेलीग्राम पे डाउट भेजे थे वही डाउट्स हैं। बोल दो आप, थोड़ा बोल दो। मैं कहता आप मुझे बोल दो, एक्चुअली स्पीक इट। सर एक मिनट। आई डोंट हैव दिस सेल, मेरे पास अभी सामने सेल नहीं, वो दूसरे रूम में है, तो उठूंगा टाइम लग जाएगा। तो आप बोल दो, मैं कह रहा हूँ। एंटीटॉक्सिन की इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन। इसका क्या मीनिंग है? एंटीटॉक्सिन इज एंटीबॉडीज। ओके सर। तो मुझे लगता है कि अब जब कोई टॉक्सिन आपके बॉडी के अंदर जाएगा तो आप बनाओगे एंटीटॉक्सिन, मतलब एंटीबॉडीज। ओके सर। एंड एक और है कि एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर आल्सो यूज्ड फॉर डायरेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर्स। गुड। मैंने तुम्हें एक पॉइंट लिखवाया था कि सर्टेन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैन बी यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर्स। लाइक एक एंटीबॉडी का नाम भी हर्सेप्टिन एक एंटीबॉडी है विच इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। यस सर। ये होता है कि ब्रेस्ट कैंसर का सेल भी तो एक एंटीजेनिक सेल ही है ना। यस सर। क्योंकि कैंसर के जो सेल की प्रॉपर्टीज होंगी वो एक नॉर्मल सेल से एकदम अलग होंगी, है ना। हाँ जी सर। तो उसको भी बॉडी एंटीजन की तरह रिगार्ड कर सकती है क्योंकि उसके सरफेस प्रोटीन्स तो चेंज हो रहे हैं। यस सर। तो उस पे वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी भी जाके बाइंड कर सकती है, इसका मतलब। ओके सर। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसी एंटीबॉडीज प्रिपेयर करेंगे, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, हम ये ऐसी कुछ प्रिपेयर करेंगे जो जाकर के कैंसर के सेल्स को मतलब कुछ उनके मॉड्यूलेट कर पाएंगे, उन सेल्स को कुछ चेंजेस ला सके उन सेल्स में, ताकि कैंसर कंट्रोल हो सके। तो एंटीबॉडीज आर आल्सो यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। ओके सर। And sir, what is the difference between tumor cells and cancer cells? कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक जो डिफरेंस आप समझ सकते हो वो ये हो सकता है कि ट्यूमर बिनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। बिनाइन ट्यूमर को हम कैंसरस नहीं कहते क्योंकि वो एक जगह लोकलाइज होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम कैंसरस कहते हैं। तो कैंसर शब्द जो आता है, जिसको हम कैंसरस नेचर कहते हैं, वो जनरली मैलिग्नेंसीज के लिए यूज होता है, नॉट फॉर बिनाइन। ट्यूमर तो दोनों ही, समझे? ओके सर। और सेल सेम, सेल वही है, सेल नहीं चेंज होने वाला, बस स्प्रेड कर रहा है तो उसको कैंसरस कह देते हैं। बिनाइन इज लोकलाइज्ड। ओके सर। और सर अगर ऐसा हो सकता है कि अगर कोई पर्सन मतलब इन्फेक्टेड नहीं है मलेरियल स्पोरोजोइड से, और अगर उसे नॉन इन्फेक्टेड एनोफिलीज अगर बाइट कर ले तो उसे तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं, नॉर्मल तो आपको भी मच्छर काट रहा है, मुझे मच्छर काट रहा है, पर हमें कोई मलेरिया थोड़ी है, तो मच्छर को भी कुछ नहीं होने वाला। मच्छर क्यों भी कुछ होगा? हाँ जी ठीक सर। है, हम ठीक है तो मच्छर भी ठीक। और अगर मच्छर किसी इन्फेक्टेड किसी पर्सन को काट के आता है, इसको मलेरिया हुआ है, तो स्प्रेड करेगा ही, फिर वो इन्फेक्टेड हो गया ना फिर। हाँ जी।
और इन्फेक्शन हमेशा याद रखो कि मच्छर में इन्फेक्शन गेमेटोसाइट से होगा और ह्यूमंस में इन्फेक्शन हाँ जी सर। से। हाँ, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखो। एंड सर वैक्सीनेशन में हम एक्टिव इम्यूनिटी का यूज करके पैसिव इम्यूनिटी मतलब पैसिव इम्यूनाइजेशन बनाते हैं ना? रॉन्ग कॉन्सेप्ट बना रहे हो अपना, ये फिर? कॉन्सेप्ट रॉन्ग बना रहे हो। सुनो मेरी बात, अगर हम किसी को एंटीबॉडी देते हैं तो वो पैसिव इम्यूनिटी होती है। अब ये बात तो है कि एंटीबॉडी कहीं कटोरे में तो बनती नहीं है, हाँ जी किसी सर। जानवर में ही बनेगी ना। यस सर। तो जानवर अगर एंटीबॉडी बनाएगा तो वो तो एक्टिव इम्यूनिटी है। अगर मैं एंटीबॉडी बना रहा हूं, अगर आप एंटीबॉडी बना रहे हो, तो हम तो एक्टिव इम्यूनिटी कर रहे हैं, हम Yes, एक्टिव इम्यूनिटी कर रहे हैं। अब हमारी एंटीबॉडी हमसे ले ली जाए और किसी दूसरे पर्सन को दे दी जाए तो उसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। सर एक बार फिर से समझाना। हमारी एंटीबॉडी हमारी है, हाँ जी सर। दिस इज एक्टिव इम्यूनिटी। यस सर। आप किसी पर्सन में एंटीजन दोगे और वो एंटीबॉडी बनाएगा तो वो एक्टिव इम्यूनिटी है। यस सर। आपने किसी पर्सन ने अगर एंटीजन दिया है तो वो हाँ जी सर। एक्टिव इम्यूनिटी शो करेगा। ठीक है। ठीक है, और अगर आप किसी पर्सन को एंटीबॉडी दोगे तो That वो is पैसिव passive इम्यूनिटी शो करेगा नहीं? वो पैसिव इम्यूनिटी किया है हमने उसको, हाँ जी सर। प्रोसेस को पैसिव इम्यूनिटी, उसने खुद एंटीबॉडी बनाई, यस सर। कहाँ बनाई? तो वो एक्टिव इम्यूनिटी हो जाएगी। अगर वो खुद एंटीबॉडी बनाएगा तो एक्टिव इम्यूनिटी है, और अगर वो बाहर से एंटीबॉडी लेगा तो पैसिव इम्यूनिटी है। तुम सिर्फ ये ध्यान रखो, तुम ये मत कहो कि मैं एक्टिव इम्यूनिटी कर रही हूं तो मैं पैसिव इम्यूनिटी को बढ़ावा दे रही हूँ, ये सब गलत होता है, ये कुछ नहीं है। आप सिर्फ पर्सन के अकॉर्डिंग याद रखिए। अगर एनिमल एंटीबॉडी खुद बनाता है यस सर। इम्यूनिटी होता है, और अगर किसी को रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाती है तो वो पैसिव इम्यूनिटी। लेकिन ये बात अलग है कि वो जो एंटीबॉडी उसको दी गई है वो किसी जानवर ने तो बनाई होगी ना। हाँ जी सर। किसी जानवर ने तो एक्टिव इम्यूनिटी करी होगी ना उसके लिए। हाँ जी सर। हाँ, तो ये जैसे मदर एंटीबॉडी देती है, अब जैसे मदर देगी एंटीबॉडी किसी अपने बच्चे को, हाँ जी सर। तो मदर के अंदर एंटीबॉडी बन रही, मदर तो क्या कर रही है? एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन बच्चे के लिए तो वो क्या है? पैसिव इम्यूनिटी। इसलिए पैसिव इम्यूनिटी के एग्जांपल पढ़ते हैं, IgA एंड IgG एंटीबॉडीज क्रॉसिंग फ्रॉम मदर टू फीटस। यस सर। अगर मदर में रखोगे, फीटस को नहीं दोगे तो फिर क्या होगा? मदर की एक्टिव इम्यूनिटी हो जाएगी, बात खत्म। यस सर। अगर दे दोगे तो पैसिव हो जाएगी। पैसिव हो जाएगी। हाँ। एंड सर एक है कि जो कॉमन कोल्ड है या कोई भी बैक्टीरियल या वायरल डिजीज है, उनकी मेमोरी नहीं स्टोर होती मेमोरी सेल्स में? होती है, लेकिन ये वायरस अपने आप को म्यूटेबल होते हैं, चेंज करते रहते हैं, इसलिए हर बार एक नया वायरस अटैक करता है तो फिर हम नहीं कर पाते। ओके सर। ठीक है, पुराना वाला करेगा तो बचा। चलो, आई एम लीविंग, मेरी मीटिंग है बच्चों के साथ, तुम्हारे बैच के, तो आई एम लीविंग।